तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका डिफरेंट एसी सर्किट्स हो गए थे। आर सर्किट हो गया था, एल सर्किट, सी सर्किट, आर एल सर्किट, आर सी सर्किट, एल सी सर्किट। अब आज अपन को स्टार्ट करना है एल सी आर। एल सी आर मतलब जिसमें तीनों कंपोनेंट्स कनेक्ट हैं, राइट। तो एल मतलब इंडक्टिव कॉइल, सी और फिर ओमिक रेजिस्टेंस। when inductive coil, capacitor and resistance all are connected in AC circuit, then circuit is called LCR. अब सपोज L के अक्रॉस वोल्टेज VL, C के अक्रॉस VC और R के अक्रॉस VR। तो यदि अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ यहाँ पर वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगा, तो अब आपके लिए एकदम सिंपल है। आपको मालूम है करंट तो हॉरिजॉन्टल जाना ही है और इसी डायरेक्शन में जाएगा आपका VR। सी सर्किट के लिए आपको मालूम था करंट लीडिंग था और वोल्टेज लैगिंग, तो ये हो जाएगा VC। और एल सर्किट के लिए आप लोगों को क्लियर था वोल्टेज लीडिंग था और करंट लैगिंग, 90 का फेज डिफरेंस था, तो ये VL। मतलब इस वक्त यदि आप देखें तो साइमल्टेनियसली 3 वोल्टेज वर्क कर रहे हैं, एक VL, एक VC और एक VR। अब अपन को यदि फेज डिफरेंस फाइंड करना है तो इन तीनों वोल्टेज का रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, VL और VC का रिजल्टेंट फाइंड कर लो। तो आपको क्लियर ये हो जाएगा VL माइनस VC। अब आपको VL से मतलब नहीं है क्योंकि VL और VC अपोजिट है ना, तो VL से आपको मतलब नहीं है और VC से भी मतलब नहीं है क्योंकि इन दोनों का क्या मिल गया है, रिजल्टेंट। अब आपके पास एक वोल्टेज बचा है VL माइनस VC और एक वोल्टेज बचा है VR। इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहेगा V। तो कुल मिलाकर ये तीनों वोल्टेज का रिजल्टेंट मिल गया आपको। और आपको क्लियर दिख रहा है कि ये वोल्टेज जो है वो करंट से लीड कर रहा है। मान लीजिए फेस एंगल कितना है, 5। तो अब आपको क्लियर है इस VL माइनस VC का यहाँ पर आप लाइक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। ये हो जाएगा VL माइनस VC और ये VR है। तो अब आप रिजल्टेंट वोल्टेज फाइंड कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा डेफिनेटली, यहाँ पर आपको दिख रहा है वेक्टर डायग्राम से कि V जो है वो लीडिंग हो गया और I क्या हो गया, लैगिंग हो गया। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना दिख रहा है, 5। अब यदि V का इक्वेशन आप लिखना चाहोगे यहाँ पर तो V नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5 लिख सकते हो और I का इक्वेशन आप लिख सकते हो I नॉट साइन ओमेगा t, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। तो I का इक्वेशन हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा t माइनस 5, क्योंकि वोल्टेज लीडिंग है और करंट क्या है, लैगिंग। फेज डिफरेंस कितने का है तो आप निकाल सकते हो यहाँ पर। तो आपको क्लियर दिख रहा है tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप बोलोगे VL माइनस VC अपॉन VR, या इसी को आप लिख सकते हो I इंटू XL माइनस I इंटू XC अपॉन I इंटू R, क्योंकि आप देख रहे हो करंट तो सेम जाएगा ना, तो फिर I कॉमन निकलेगा और कैंसिल हो जाएगा। फिर यदि इन दोनों का आप कंपेयर करोगे तो फाई की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स VL माइनस VC अपॉन VR, और यदि इसको और इसको कंपेयर करोगे तो जाएगा tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। तो इस तरीके से आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। फिर आपको बचता है इम्पिडेंस फाइंड करने के लिए, तो पहले आपको रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो आपको रिजल्टेंट वोल्टेज दिख रहा है यहाँ पर V इज इक्वल टू रूट ओवर
VL माइनस VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। यहां पर V क्या हो जाएगा आपका I इंटू जेड। जेड किसका? LCR सर्किट का इम्पिडेंस। और ये हो जाएगा रूट ओवर VL की जगह लिख सकते हो I इंटू XL माइनस I इंटू XC स्क्वायर प्लस I इंटू R स्क्वायर। अब I स्क्वायर जो है वो कॉमन निकलेगा, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा I होगा, इसको कैंसिल कर देगा। तो ZLCR इज इक्वल टू रूट ओवर XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हो जाएगी इम्पिडेंस की वैल्यू। रहा आपका सवाल उठता है केवल ग्राफ का, तो आपको क्लियर है वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू पहले अटेंड करेगा और करंट अपनी पीक वैल्यू बाद में। ये डेफिनेटली अपर ग्राफ जो है वोल्टेज टाइम ग्राफ और ये करंट टाइम ग्राफ, क्योंकि वोल्टेज यहां पर क्या दिख रहा है? लीडिंग, और करंट क्या दिख रहा है? लैगिंग। राइट, कॉपी कर लीजिए। अब बच्चों ये सर्किट भी रेजोनेंट सर्किट कहलाता है। LCR सर्किट जो है ये भी बिहेव करता है एज ए रेजोनेंट सर्किट। रेजोनेंट सर्किट किसको बोलेंगे? रेजोनेंट सर्किट। ये कब होता है रेजोनेंट सर्किट? जब सर्किट में करंट कैसा फ्लो करता है? मैक्सिमम। When the current flowing through the circuit is maximum, then LCR circuit is called resonant circuit. अब करंट कब मैक्सिमम होगा? जब इम्पिडेंस की वैल्यू कैसी होगी? मिनिमम। इम्पिडेंस मतलब रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस मतलब इम्पिडेंस जब मिनिमम होगा तो करंट कैसा फ्लो करेगा? मैक्सिमम। और इम्पिडेंस जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? देखो तो आपको क्लियर है, इम्पिडेंस की वैल्यू मिनिमम करने के लिए आर की वैल्यू तो आप जीरो नहीं कर सकते। आर जीरो कर दोगे तो फिर LCR नहीं रहेगा, LC बचेगा। तो रेजिस्टेंस की तो कुछ वैल्यू रहेगी। हाँ, इसकी वैल्यू जरूर जीरो कर सकते हो, नेगेटिव ही नहीं हो सकती स्क्वायर होने की वजह से। जब इसकी वैल्यू जीरो करोगे, मिनिमम कर दोगे, तब ये इम्पिडेंस मिनिमम रहेगा। तो इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी कर सकते हो? जीरो। XL माइनस XC इज इक्वल टू जीरो। तो ये सर्किट रेजोनेंट सर्किट कब बिहेव करेगा? जब करंट मैक्सिमम होगा, इम्पिडेंस मिनिमम होगा, या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डिफरेंस कितना हो? जीरो। इसका मतलब है XL इज इक्वल टू XC। जितना इंडक्टिव रिएक्टेंस उतना कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XL आपको पता है, XL होता है ओमेगा L, XC 1/ओमेगा C। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो ये जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। मतलब ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर LC। मतलब यदि AC की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो? 1/रूट ओवर LC। तो ये LCR सर्किट कैसा बिहेव करेगा? एज ए रेजोनेंट सर्किट। अब हमको क्लियर है ओमेगा कितना होता है? 2πf। तो 2πf की वैल्यू इतना। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी? 1/2π इंटू 1/रूट ओवर LC। जब फ्रीक्वेंसी इतनी होगी AC की, तो यही सर्किट LCR बिहेव करेगा एज ए रेजोनेंट सर्किट। मतलब करंट कैसा फ्लो करेगा? मैक्सिमम। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए आपका एवरेज पावर। एवरेज पावर इन AC सर्किट। एवरेज पावर। अब ऐसे में P पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई।
पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। एक्चुअली में पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई टी। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर इज इक्वल टू W बाई टी। और सबको पता है V इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, तो W इज इक्वल टू Q इंटू V। इसका मतलब P इज इक्वल टू Q इंटू V अपॉन T। अब Q बाई T क्या होता है, I, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इंटू आई। अब यदि आप AC सर्किट में पावर यदि निकालना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ पर वोल्टेज और करंट की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हमको मालूम है वोल्टेज और करंट, यदि हम यहाँ पर कुछ सर्किट ऐसे हैं जिनमें फेज डिफरेंस 0 होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वोल्टेज लीडिंग होता है, करंट लैगिंग होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें करंट लीडिंग होता है, वोल्टेज लैगिंग होता है। तो फिर हम लोग यहाँ पर V और I की क्या वैल्यू रखें, तो आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए, लेट V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ऐसा रख लीजिए। मतलब वोल्टेज क्या ले रहे हैं हम लोग, लीडिंग, और करंट क्या ले रहे हैं, लैगिंग। लेकिन आपके दिमाग में बात आ सकती है, सर ऐसा क्यों लें, कुछ सर्किट तो ऐसे हमने देखे हैं, अभी अपन ने जस्ट पढ़े हैं तो उसमें दिख रहा था, क्लियर दिख रहा था कि करंट लीडिंग था और वोल्टेज लैगिंग था। तो मतलब आपके दिमाग में आ रहा कि यदि हम इसको ऐसा तो इसको ऐसा क्यों नहीं ले सकते, करंट लीडिंग जब रहेगा तो यही लेना पड़ेगा आपको, जब वोल्टेज लैगिंग रहेगा तो ये लेना पड़ेगा। तो आप अपनी जगह सही हैं, ले लीजिए, आपको जो इच्छा करे वो ले लीजिए। वोल्टेज को लीडिंग मान लीजिए, करंट को लैगिंग, या करंट को लीडिंग मान लीजिए, वोल्टेज को लैगिंग। जब इसमें आप सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो फाइनली वही आएगा, सेम आएगा। दोनों में से आप किसी को कुछ भी ले सकते हो। मतलब आपको रटने की आवश्यकता नहीं है कि जब ये ऐसा रहेगा तो यहाँ प्लस ही लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मर्जी, आप यदि ऐसा ले रहे हो तो इसमें आप माइनस भी ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो। तो मान लीजिए आपने ये ले लिया, तो अब P इज इक्वल टू हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी, और I आ जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा आ जाएगा, राइट। तो P इज इक्वल टू जाएगा V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। P इज इक्वल टू V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू, अब ये यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। यदि आपने माइनस लिया होता तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते, लेकिन बाद में जब एवरेज पावर निकालोगे तो चाहे प्लस लो चाहे माइनस, आप देखोगे सेम आएगा। तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप सबको पता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका मतलब P इज इक्वल टू V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू ऑफ साइन फाइव। फिर आप यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इसकी वैल्यू, इनको दोनों को चेंज करना पड़ेगा आपको, ताकि कंप्लीट एंगल के फॉर्म में बन जाए। तो आप लोग को पता है cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू होता 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए, तो ये जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। इस तरीके से हमने
साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट क्यों किया, उसका कुछ रीज़न है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पता है साइन 2 ओमेगा टी या 2 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इजिकल टू, आपको पता है साइन 2 ओमेगा टी होता है। इसका मतलब साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इजिकल टू साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2। आपने ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी को भी कन्वर्ट कर दिया है कॉस 2 ओमेगा टी के फॉर्म में, और इसको भी कन्वर्ट कर लिया साइन 2 ओमेगा टी के फॉर्म में। तो ये P इजिकल टू अब आपका बनेगा V नॉट आई नॉट इंटू, यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू कॉस 5 प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी की जगह बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू ऑफ साइन 5, ये आ जाएगा। यदि आपने यहाँ पर माइनस लिया होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस आ जाता, यहाँ सब जगह माइनस चलता रहता और फाइनली यहाँ माइनस आ जाता। अब ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम लोग एसी सर्किट में क्या फाइंड करना चाहते हैं, एवरेज पावर। एवरेज पावर तभी आपको मिलेगा जब आप साइन थीटा और कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू रखें, और आपको मालूम है इन कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू, इन कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, कॉस 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। हमारा टारगेट है कि जो एसी है, जो हमारे घर में करंट आ रहा है, उसका एवरेज पावर कितना कंज्यूम हो रहा है वो हम फाइंड करना चाहते हैं। एवरेज पावर का फॉर्मूला फाइंड करना चाहते हैं। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला आपको तभी, अभी तो पावर का मिल रहा था यहाँ तक, अब आप एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट साइकिल में साइन थीटा और कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी होती है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तभी ये एवरेज पावर होगा। तो आपने अभी यहाँ पर एवरेज वैल्यू आपको पता है, आप सबको पता है साइन कर्व ऐसा होता है, आप सबको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, साइन 270 की वैल्यू -1, साइन 360 की वैल्यू 0, तब जाकर पूरा कंप्लीट साइकिल होता है। जब आप यहाँ पर एंगल जब चेंज करते हैं 0 से लेके पूरा 360 तक, पूरा 1 रिवॉल्यूशन में, तो साइन की वैल्यू इस तरीके से चेंज होती है। कंप्लीट साइकिल है, इसमें हाफ साइकिल के लिए वैल्यू कैसी होती है साइन की प्लस, और नेक्स्ट हाफ के लिए कैसी होती है माइनस। तो पूरे साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी रहती है 0। भाई आपने कोई महीने की बात की, किसी ने 15 दिन जो है उसमें 100 रुपये कमाए और बाकी 15 से 30 में 100 खर्च कर दिया, एवरेज कितने है उसके पास 0। जितने कमाए उतने खर्च, यहाँ जितना प्लस उतना माइनस, तो एवरेज कितना होगा 0। साइन थीटा की एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल में कितनी होती है 0। सेम कॉस की होती है। कॉस का साइकिल यदि आप देखें कॉस थीटा का, तो आपको मालूम है इस तरीके से साइकिल बनता है। ये कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 मैक्सिमम, कॉस 90 कितना होता है 0, कॉस 270 -1 है ना, वो सॉरी कॉस 180 -1, 270 फिर 0, फिर उसका 360 सेम आ जाती है। तो ये भी कंप्लीट साइकिल हो गया, इसमें ये प्लस रहता है, ये प्लस रहता है, और ये पूरा माइनस, इन दोनों प्लस का मिला के माइनस के बराबर आ जाता है, तो एवरेज वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो चाहे साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, कंप्लीट साइकिल में साइन थीटा और कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी होती है 0। जब ये एवरेज वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एवरेज पावर मिलेगा। अब आप पी एवरेज लिख सकते हो क्योंकि अब आप ये वैल्यू रखने वाले हो। तो पी एवरेज वी नॉट आई नॉट, और अंदर आ जाएगा 1 माइनस, देखिए ये आ रहा है cos 2 थीटा,
0 बाय 2 इंटू ऑफ cos फाइव प्लस ये 0 तो 0 हो गया, पूरा 0 हो गया। मैं वही आपको समझा रहा था, यहाँ पर आप माइनस भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब यहाँ माइनस लोगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ माइनस आने से फाइनली यहाँ माइनस आएगा। जब ये वैल्यू रखोगे तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब आप देखिए आपके पास क्या बचा है, एवरेज पावर इज इक्वल टू 1 माइनस 0 मीन्स 1, 1 बाई 2 इंटू कॉस फाइव। ये 2 जो है यहाँ पर आ जाएगा तो जाएगा वी नॉट इंटू आई नॉट बाई 2। तो आप इसको लिख सकते हो वी नॉट अपॉन रूट 2 आई नॉट अपॉन रूट 2 इंटू ऑफ कॉस फाइव, ऐसा लिख सकते हो आप। 2 को आपने कैसा लिख दिया, रूट 2 इंटू रूट 2। अब आपको मालूम है ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, वी आर एम एस, और ये क्या वैल्यू लिखी हुई है, आई आर एम एस, मतलब सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करंट। तो ये क्या हो जाएगा, सप्लाई पावर, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला बनेगा अब आपका वो बनेगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू ऑफ कॉस फाइव। राइट, इसी फॉर्मूले के बेसिस पर अपन पता करते हैं कि सर्किट में कितना एवरेज पावर कंज्यूम होगा। कौन डिसाइड करेगा ये एवरेज पावर कितना कंज्यूम होगा, कॉस फाइव, फेज डिफरेंस डिसाइड करेगा, कॉस फाइव। इसीलिए इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। कॉस फाइव को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, क्योंकि एवरेज पावर कितना कंज्यूम हो रहा है कौन डिसाइड करता है, कॉस फाइव। दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो अभी फिलहाल इसको कॉपी कर लीजिएगा। कुल मिलाकर हमने एवरेज पावर का फॉर्मूला डिराइव किया तो आ रहा है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। तो ये जो कॉस फाइव है यही डिसाइड करता है सर्किट में कितना पावर कंज्यूम हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं अपन पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। अब अपन देखते हैं एवरेज पावर इन डिफरेंट एसी सर्किट्स। एवरेज पावर इन डिफरेंट एसी सर्किट मतलब यदि आपको केवल फेज डिफरेंस पता तो आप एवरेज पावर निकाल लोगे। तो फर्स्ट यदि देखते हैं अपन इन आर सर्किट, आर सर्किट। तो इतने सारे सर्किट अपन ने देखे तो आपको क्लियर हो चुका है कि आर सर्किट में तो जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज होता है, मतलब फेज डिफरेंस कितना होता है, 0। कॉस 0 की वैल्यू यदि आप बोलोगे तो कितनी होती है, 1। ये कॉस की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम। अब जब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो ये प्रोडक्ट भी मैक्सिमम आ जाएगा, मतलब एवरेज पावर जो कंज्यूम होगा आर सर्किट में वो कैसा कंज्यूम होगा, मैक्सिमम वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। इतना पावर कंज्यूम होगा आर सर्किट में, मैक्सिमम पावर। इसलिए कभी भी प्योर आर सर्किट नहीं बनाए जाते हैं, कभी भी प्योर आर सर्किट नहीं बनाते, क्योंकि आर सर्किट बनाएंगे तो मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगा, ज़्यादा बिल आएगा, इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आएगा। आप यदि वो देखें आपके पास में, इसीलिए वो जो हीटर रहते हैं, हीटर, वाटर हीटर, गीजर, उनकी कॉइल देखो आप, वो कॉइल में ऐसा सीधा रेजिस्टेंस रहता है, फिर भी वो ऐसा शेप दे देते हैं पर एक्चुअल में वो रहता रेजिस्टेंस ही अंदर पूरा। तो वो आर सर्किट है, मैक्सिमम पावर कंज्यूम करता है, वो बिल ज्यादा आएगा। सेम आपकी जो प्रेस होती है, इलेक्ट्रिक प्रेस, उसमें जो कॉइल होती है वो भी रेजिस्टेंस है, आर सर्किट, बिजली का बिल ज्यादा आएगा, उसमें मैक्सिमम पावर कंज्यूम होता है। नेक्स्ट सी सर्किट। तो सी सर्किट के लिए मैंने आपको बताया है, सी सर्किट में आपने देखा है
सी सर्किट जिसमें कैपेसिटर लगाओ, तो आपको मालूम है सी सर्किट में करंट लीडिंग होता है और वोल्टेज लैगिंग। ये करंट होता है और वोल्टेज ये, और कितने का फेज डिफरेंस होता है, π/2 का। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कितना पावर कंज्यूम होगा, 0। कोई पावर कंज्यूम नहीं होगा। पर करोगे क्या, अकेले कैपेसिटर को चार्ज करके। पर कैपेसिटर लगने से पावर जो होता है वो डिक्रीज जरूर हो जाता है। थर्ड, एल सर्किट। एल सर्किट मतलब जिसमें अकेली कॉइल है, इंडक्टिव कॉइल। अब केवल यदि इंडक्टिव कॉइल है तो आपको मालूम है एल सर्किट में वोल्टेज जो था वो लीडिंग था और करंट लैगिंग था, और फेज डिफरेंस कितना था, π/2। तो फिर से यहाँ पर cos π/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। फिर से एवरेज पावर कितना है कंज्यूम होगा, 0। तो बढ़िया है, पंखा चलाओ बिजली का बिल नहीं आएगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप यदि पंखे में आप सोच रहे कॉइल है तो केवल इंडक्टेंस होगा, ऐसा नहीं है। वहाँ रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। फ्लक्स चेंज होंगे तो डेफिनेटली इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होगा, जो डेफिनेटली कैसा बिहेव करेगा, एज ए रेजिस्टेंस। और कॉइल का अपना खुद का भी रेजिस्टेंस रहेगा। तो कॉइल में रेजिस्टेंस ना हो ऐसा होता ही नहीं है, कुछ तो रेजिस्टेंस आएगा ही। तो कौन सा सर्किट बन जाएगा फिर, आरएल सर्किट। प्योरली एल सर्किट तो केवल तभी हो सकता है जब टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, 0। तो आप रेजिस्टेंस को 0 तो नहीं कर सकते, पर मिनिमम जरूर कर सकते हो। मिनिमम करने का तरीका यह है कि फैन के अंदर जो कॉइल लगी हुई है वो यदि कॉपर की हो, कॉपर कॉइल, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसलिए आप मार्केट में देखें फैन वगैरह 2-3 तरीके के रहते हैं। काफ़ी महंगे वाले रहते हैं और वो बोलते हैं नहीं ये कॉपर कॉइल है इसके अंदर, इसलिए। आप बोलोगे हमें क्या करना भाई, कॉपर कॉइल रहे चाहे एल्यूमिनियम कॉइल रहे, हमको तो हवा खाना है। तो हवा तो खाओगे लेकिन बिजली का बिल भी लगेगा। कॉपर कॉइल लोगे, कंजम्पशन जो रहेगा, पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा। अब कॉपर महंगा है तो फैन भी महंगा बन गया। तो प्योरली एल सर्किट पॉसिबल नहीं होते हैं, नहीं तो अदरवाइज एवरेज पावर कंजम्पशन कितना होगा, 0। फोर्थ, आरएल सर्किट। हाँ ये है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था। ऐसा होता ही नहीं कि आप केवल जो है कॉइल लें, कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही। और यदि आरएल सर्किट है तो उसमें cos फाई की वैल्यू कितनी है आप निकाल सकते हो, क्योंकि अभी आप इतनी थ्योरी पढ़ चुके हो तो उसमें आपको पता है करंट कैसा था, हॉरिजॉन्टल, और इसी डायरेक्शन में क्या था, वी आर, और ऐसा था आपका वी एल। अब फेज डिफरेंस cos फाई मतलब फाई चाहिए आपको, फाई तब मिलेगा जब आपको क्या पता चल जाए, रिजल्टेंट वोल्टेज। तो वी एल और वी आर का रिजल्टेंट वोल्टेज तो ये रहेगा, वी, राइट, ये वी आर। अब इस वी एल का लाइक वेक्टर ड्रॉ करो तो यहां बनेगा वी एल, ये रिजल्टेंट वोल्टेज, ये करंट, तो ये जाएगा आपका फेस एंगल फाई। अब आप बोलोगे cos फाई, तो आपका cos फाई क्या होगा फिर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वी आर अपॉन वी। मतलब cos फाई इज इक्वल टू वी आर अपॉन, ये v कितना होगा, √ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। वी आर आपको पता है I इंटू आर, यहां पर I इंटू आर स्क्वायर प्लस I इंटू एक्सएल स्क्वायर। I स्क्वायर कॉमन निकलेगा, रूट के बाहर आकर I आएगा, न्यूमरेटर के I को कैंसिल कर देगा। तो फिर आपके पास में cos फाई जाएगा R अपॉन √ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि अभी मैं आगे बताने वाला हूं चोक कॉइल, उसी का कॉन्सेप्ट है ये। जो चोक कॉइल होती है
चोक कॉइल, पुरानी ट्यूबलाइट्स वगैरह देखे यदि आप तो बीच में चोक कॉइल लगी रहती थी। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक वाली जो है उसमें अंदर एक्चुअल में इन्हें सेमी कंडक्टर्स वगैरह का यूज किया हुआ है। तो यहां पर एक्सेल क्या जाएगा, ओमेगा एल, तो cos फाई का फॉर्मूला बनेगा r अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाए और इंडक्टेंस की वैल्यू हाई हो जाए तो ऑटोमेटिक cos फाई की वैल्यू कम हो जाएगी, और यदि cos फाई कम हो गया तो पावर भी कम कंज्यूम होगा। कम पावर कंज्यूम होने के लिए cos फाई की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कम, पावर फैक्टर की वैल्यू कम। cos फाई आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, रेजिस्टेंस को कम कर दीजिए और इंडक्टेंस को बढ़ा दीजिए। एक्सेल मतलब ओमेगा एल, एल की वैल्यू बढ़ा दीजिए, इंडक्टेंस, ऑटोमेटिक cos फाई की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो चोक कॉइल होती थी वही होती थी, उसके अंदर कॉइल होती थी जिसको हम लोग फिलामेंट के साथ में सीरीज में कनेक्ट करते थे। ट्यूब रॉड जो होती है ना, जो ट्यूब रॉड होती है ये, अभी चलिए मैं अलग से उसको समझा दूंगा आपको, अलग से टॉपिक ही ले लेंगे। तो ये हो गया cos फाई। जब cos फाई की वैल्यू पता है तो आप पावर, एवरेज पावर जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो एवरेज पावर आपका हो जाएगा V एवरेज इज इक्वल टू V आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू cos फाई। ये किस सर्किट के लिए बताया मैंने, RL सर्किट। ऐसा ही आपका RC सर्किट में रहेगा, फिफ्थ RC सर्किट, इसमें भी आप cos फाई निकाल सकते हैं। सब कुछ पता करने के लिए केवल एक ही चीज आपको ध्यान रखना, वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम यदि आपको है तो आपको कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करना पड़ेगा, और यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसी ज़्यादा है तो पूरे वीडियो को आप रिवाइज कीजिए, पूरे लेक्चर को रिवाइज कीजिए, तो आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। और यदि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आपको वेक्टर डायग्राम क्लियर है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आरसी सर्किट में आप वेक्टर डायग्राम कैसा बनाएंगे, ये हो गया करंट आई, ये हो जाएगा वी आर वोल्टेज, और सी सर्किट है तो सी सर्किट में क्या लीडिंग रहता है, करंट, और वोल्टेज क्या होता है, लैगिंग, मतलब वीसी, दो वोल्टेज। तो इन दोनों वोल्टेज का रिजल्टेंट वोल्टेज ये आ गया, क्यों भाई, इन दो वोल्टेज का रिजल्टेंट ये आ गया V। अब आपको क्लियर दिख रहा है, करंट लीडिंग हो गया, वोल्टेज लैगिंग, VC है, इसका लाइक वेक्टर यहां ड्रॉ हो जाएगा VC। अब आप cos फाई निकाल सकते हो, ये VR है, ये V है, VC है, cos फाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस, VR अपॉन V, या VR अपॉन रूट ओवर VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। VR आपको पता है I इंटू आर, यहां पर जाएगा रूट ओवर आई आर स्क्वायर प्लस आई इंटू XC स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन निकलेगा, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा आई, इसको कैंसिल कर देगा, ये cos फाई की वैल्यू रहेगी। इसी वैल्यू को आप यहां रख देंगे तो एवरेज पावर आ जाएगा V आर एम एस आई आर एम एस इंटू cos फाई। आरसी सर्किट। सिक्स्थ एलसी सर्किट। एलसी सर्किट में तो आपने देखा था, ये करंट था आपका I, ये VL अपवर्ड, VC डाउनवर्ड, और फिर उससे बना था रिजल्टेंट वोल्टेज अपवर्ड, VL माइनस VC। भाई VL अपवर्ड था, VC डाउनवर्ड था, तो नेट वोल्टेज किस तरह बना था, अपवर्ड। VL को भूल जाइए, VC को भूल जाइए, अब तो केवल नेट वोल्टेज है। तो डेफिनेटली फेस एंगल कितना आ गया था, 90 π/2, मतलब फाई की वैल्यू 90, तो cos फाई cos 90 0, एवरेज पावर कितना कंज्यूम होगा, 0, राइट। तो
जब मैंने आपको पूरा डिस्कस किया कि यदि फेज डिफरेंस पता है तो आप एवरेज पावर निकाल सकते हो। इस डिस्कशन में आपको एक और बात समझ में आई है कि ये सी सर्किट जो था उसमें भी एवरेज पावर 0 आ रहा था, एल सर्किट में भी एवरेज पावर 0 आ रहा है, और एलसी सर्किट में भी एवरेज पावर 0 आ रहा है, राइट। पावर जो है उसकी यूनिट होती है वॉट। क्या होती है? वॉट। तो जब पावर 0 है तो वॉट भी 0 है, वॉटलेस करंट। तो आगे आपकी एक डेफिनेशन बनेगी वॉटलेस करंट। वॉटलेस का मतलब पावरलेस करंट। पावरलेस करंट मतलब ये एल सर्किट, सी सर्किट और एलसी सर्किट, इनमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? वॉटलेस करंट, पावरलेस करंट, राइट। होता नहीं है वॉटलेस करंट, आइडियल करंट सोच रहे हैं हम, होता नहीं है प्रैक्टिकली। पूरा सब करंट सही मायने में कैसा है? पावरफुल है, उसमें पावर है, वॉटलेस नहीं होता है, पावरलेस नहीं होता है, केवल ये आइडियल सोच है। कॉपी कर लीजिए।